A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of chapter number 4 that is heat. तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं मुझे पता है, बट आप लोग बहुत अच्छे से भूल भी चुके हैं ये भी मुझे पता है। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रिकॉल करवाऊंगा आपको। हर एक पॉइंट को वापस से हम पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जो है हीट। हीट का मतलब आप सभी को पता है कि हीट का मतलब होता है गर्मी। ओके, हीट का मतलब क्या होता है? गर्मी। और गर्मी का मेन सोर्स हमारी अर्थ के लिए क्या है? सन। सन की वजह से हीट है हमारी अर्थ में। अगर सन नहीं होता तो हीट भी नहीं होती। ओके, तो हीट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, खासकर जो सूरज से मिलने वाली रोशनी है और उससे जो गर्मी मिलती है सूरज से, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे कपड़े सुखाने का काम आता है वो। ओके, फिर जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, उससे पानी एवेपोरेट करवाने का काम करता है ताकि बादल बन सकें, और बादल बन करके बरसते हैं ताकि इंसानों को पीने वाला पानी मिल सके। ओके, तो बहुत सारे हीट के एप्लीकेशन हैं जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करता हूँ और बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, हॉट एंड कोल्ड ये हमारा पहला टॉपिक है हीट में। ओके, तो हॉट का मतलब क्या होता है? गर्म। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। आपको कैसे पता चलता है कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है? उसको छू करके, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो जब किसी चीज़ को हम छूते हैं और हमें ऐसी फीलिंग आती है, हमारा दिमाग हमें ये बोलता है कि हमारा हाथ जल जाएगा, तो मतलब वो गर्म है। जब हम किसी चीज़ को छूते हैं और हमारा दिमाग ऐसा बोलता है कि हमारा हाथ जो है वो सुन्न हो जाएगा, या हमारे हाथ का जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, तो मतलब वो चीज़ क्या है? ठंडी है। ओके, तो गर्म और ठंडा हमें टच करके पता चलता है। बट कई बार हमारा दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है। मतलब आप किसी गर्म पानी में अपने हाथ को डुबा करके उसको कम से कम 2-3 मिनट डुबा करके रखे रहें, फिर तुरंत ठंडे पानी में डाल दें, तो आपको आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कई तरीके हैं ऐसे बोलने के लिए। ओके, तो हमारे जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वहाँ पर गर्म इलाके रेगिस्तान को बोला जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ट्रॉपिकल एरियाज़ कौन से एरियाज़ होते हैं? जो हमारा अर्थ है उसके बीचों बीच इक्वेटर पाया जाता है। तो इक्वेटर के आसपास के जितने एरिया हैं वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाते हैं। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है। ओके, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं हमारी पृथ्वी में जो 6 महीने जहाँ पर दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, वो एरियाज़ हैं पोल्स। ओके, तो अर्थ में एकदम ऊपर और एकदम नीचे पोल्स पाए जाते हैं। सबसे ऊपर पाए जाते हैं नॉर्थ पोल, और सबसे नीचे पाया जाता है साउथ पोल। ओके, तो यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल में 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ही ठंडा माहौल रहता है, और 12 महीने में से 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, हीट या गर्मी को मेजर करने के लिए हमें ये तो पता चलता है। देखिए, हम किसी भी चीज़ को छूते हैं तो हमें ये तो पता चलता है गर्म है। और हम अगर किसी उससे भी गर्म किसी चीज़ को अगर छुएं तो ये भी पता चलता है ये उससे भी ज़्यादा गर्म है। मतलब अगर आप धूप में अगर किसी आपने सपोज़ अपने घर पे किसी चाबी को धूप पे रख दिया है। ओके, और उसी चाबी को अगर आपने गैस में रख दिया गर्म होने के लिए, दोनों को टच करोगे तो दोनों में अंतर होगा, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना अंतर होगा। तो ये पता करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या करता है? ये बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, एग्जैक्ट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज़ द यूनिट ऑफ हीट। टेम्परेचर वो माप है जिससे ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या है? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। एक भरोसेमंद, एक रिलायबल मेजर है हॉटनेस का, गर्मी का एक रिलायबल मेजर क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर से। टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर से। ठीक है, अब थर्मोमीटर दो तरह के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन सा थर्मोमीटर होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पेशेंट्स का बुखार चेक करने के लिए, पेशेंट्स का टेम्परेचर चेक करने के लिए, वो कहलाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर कौन सा कहलाता है? जो
बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ में, केमिस्ट्री लैब्स में यूज़ होता है, वो कहलाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए इन दोनों में डिफरेंस बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे? छोटा सा डिफरेंस टेम्परेचर का है और बड़ा डिफरेंस ये है कि एक थर्मोमीटर बहुत छोटा होता है, एक थर्मोमीटर बहुत बड़ा होता है। ठीक है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें जो मार्किंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की होती है। टेम्परेचर की यूनिट है डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और भी यूनिट है जैसे केल्विन है। ठीक है। तो टेम्परेचर की यूनिट मेनली है डिग्री सेल्सियस। इंसान के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे नॉर्मल रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर होता है 25, बॉडी टेम्परेचर होता है 37। ओके। और पानी कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। कितना? ये आप याद कर लीजिए। जैसे ए फॉर एप्पल आपने याद किया था, वैसे ही इसको याद कर लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। ओके। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। तो वो जो थर्मोमीटर होता है जो क्लिनिकल होता है, जो क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उस थर्मोमीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 35 से 42 के बीच में ही रहता है, ना इससे ज़्यादा होता है ना इससे कम होता है। ओके। अब दूसरे तरह का थर्मोमीटर होता है क्या? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके। दूसरे तरह का थर्मोमीटर क्या होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर कहाँ यूज़ किया जाता है? लैब्स में यूज़ किया जाता है। बट उसके पहले ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताई उसको यहाँ पर रीड कर लेते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। टेम्परेचर को उसके यूनिट के साथ बोला जाता है। जैसे 37 डिग्री पर नहीं बोल सकते, 37 डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है। सेल्सियस यूनिट है टेम्परेचर की। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारा अगला थर्मोमीटर। हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो इस औरत ने लिया है, इस नर्स ने लिया है, ये डॉक्टर ने। ओके। यहाँ पर भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें रीडिंग आपको दिख रहा है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक की रीडिंग है। और इसमें भरा होता है मरकरी। ठीक है। तो जैसे ये जो नुकीला हिस्सा है पेंसिल की नोक जैसा, इसको जब आप पेशेंट की टंग के नीचे रखते हो या फिर बगल में रखते हो, ओके, आर्म पिट्स पे रखते हो, तो इस जो मरकरी का लेवल है वो धीरे धीरे राइज होने लगता है। वो कहाँ तक राइज होता है? तब तक राइज होता है जब तक बॉडी का टेम्परेचर और मरकरी के लेवल का जो मरकरी का लेवल है वो इक्वल नहीं हो जाता। जैसे अगर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होना चाहिए, तो जब तक मरकरी का लेवल 37 पर नहीं पहुँच जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं। ओके। तो ऐसे थर्मोमीटर की रीडिंग ली जाती है। ओके। इसके अंदर भरा होता है मरकरी और ये थर्मोमीटर होता है ग्लास का यानी कांच का। ओके। अब बढ़ते हैं हम हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की तरफ। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसमें जो टेम्परेचर की रीडिंग थी वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक थी। बट ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसमें इसकी रीडिंग होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब जमे हुए पानी को यानी बर्फ़ के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है ये, और साथ में उबलते पानी का भी टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 120 डिग्री सेल्सियस की इसकी टेम्परेचर रेंज होती है, -10 से +110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसीलिए इसका यूज़ इतने वैरायटी ऑफ यूजेस के लिए होता है कि कहीं भी टेम्परेचर लेना हो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से काम हो जाता है। ओके। तो जब ये तब बना था जब हमें ये समझ में आया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आग हो गई, आग पे उबलता हुआ पानी हो गया, तो उसका टेम्परेचर 37 से बहुत ऊपर चला जाता है। तो उसका टेम्परेचर एग्जैक्टली जानने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का आविष्कार किया गया या इसकी खोज की गई। ठीक है। अब देखिए एक और थर्मोमीटर होता है जिससे जो हमारा वेदर है, जो हमारा मौसम है, उसमें दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। उस थर्मोमीटर को बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ओके। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्या, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए कितना लंबा है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर छोटा सा था, आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। और वहीं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप देख सकते हैं, इसमें रीडिंग -10 से कितनी है, 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करके गर्म पानी का टेम्परेचर लिया जा रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ प्रिकॉशन लिखे हुए हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए थर्मोमीटर का यूज़ करते टाइम। कोई भी थर्मोमीटर हो, चाहे वो क्लिनिकल हो चाहे वो लेबोरेटरी हो। तो पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो हमें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, खासकर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, ऐसे सॉल्यूशन से जिससे बैक्टीरिया वगैरह उस थर्मोमीटर में मर जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने किसी पेशेंट के मुंह में डाला, उस पेशेंट को कोई माउथ डिजीज़ है, कोई फंगल डिजीज़ है, कोई स्किन डिजीज़ है, तो अगर आपने दूसरे पेशेंट के मुंह में उसको बिना साफ़ किए डाल दिया तो उसको भी, दूसरे पेशेंट को भी उस बीमारी के होने के चांस बढ़ जाते हैं। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये आप पक्का कर लीजिए कि थर्मोमीटर का यूज़ करने से पहले उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, या 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। और अगर वो 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो थोड़ा सा वेट करिए, उसको पकड़ कर थोड़ा सा झटका दीजिए ताकि नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, 35 से नीचे आ जाए। ओके, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। थर्मोमीटर को रीड करते समय अपनी आँख के सामने जो मरकरी का लेवल है वो होना चाहिए। ओके, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर। थर्मोमीटर को बहुत ही केयर से हैंडल करना चाहिए। अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट लड़ जाएगा तो वो टूट सकता है, क्योंकि वो किसका बना होता है, ग्लास का। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब थर्मोमीटर के आप रीडिंग ले रहे हैं तो उसको उसके बल्ब से मत पकड़िए। बल्ब कौन सा हिस्सा होता है, जो आगे का नुकीला हिस्सा होता है वो होता है बल्ब। जो मैं दिखाता हूँ आपको बल्ब क्या होता है। ये जो आगे का हिस्सा है, ये कहलाता है बल्ब। ये कहलाता है बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। ओके, और क्लिनिकल थर्मोमीटर में कुछ और प्रिकॉशंस ऐड हो जाते हैं, जैसे इट शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। इसको टेढ़ा नहीं रखना है, इसको एकदम सीधा रखना है, जैसे इस फिगर में आपको एकदम सीधा दिख रहा होगा। दूसरा क्या प्रिकॉशन रखना है, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर शुड बी मेजर्ड। ये जो बल्ब है, बल्ब मैंने आपको अभी बताया थर्मोमीटर का बल्ब क्या होता है। तो इस बल्ब को पूरी तरह से उस चीज़ में डुबा कर रखना है जिसका टेम्परेचर आपको लेना है। अगर आपको अपने बॉडी का लेना है तो माउथ में पूरी तरह से होना चाहिए। अगर आपको किसी लिक्विड का लेना है तो बल्ब पूरी तरह से लिक्विड के अंदर होना चाहिए। ओके, तो बल्ब को पूरी तरह से उस चीज़ में होना चाहिए जिसका टेम्परेचर आपको नोट करना है। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए बल्ब बना हुआ है और थोड़ा सा किंक है वहाँ पर। किंक में क्या होता है, मरकरी फिल हो जाता है, मरकरी भर जाता है। ओके, यहाँ पर एक डिजिटल थर्मोमीटर दिया है। पहले अब मरकरी थर्मोमीटर का यूज़ अब कम कर दिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि टूट जाते थे वो जल्दी, इसीलिए अब डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक डिजिटल थर्मोमीटर है जिसमें किसी भी तरह का कोई मरकरी नहीं होता है। ये बॉडी का टेम्परेचर हीट डिटेक्ट करके बता देता है कि कितना है। ओके, तो ये है एक क्या है, ये डिजिटल थर्मोमीटर है। ओके, अब चलिए हीट के ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ लेते हैं। हीट का ट्रांसफ़र मतलब, देखिए ट्रांसफ़र का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है। तो हीट का ट्रांसफ़र में क्या होगा, हीट एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। और ये कैसे जाएगी, देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी लोहे के रॉड को गर्म करें तो जहाँ जिस हिस्से, जो हिस्सा उसका रॉड का, आप अगर किसी लोहे के रॉड को गर्म करें तो रॉड का जो हिस्सा आप आग के ऊपर रखोगे और दूसरा हिस्सा अपने हाथ से पकड़ोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको रॉड अपने हाथ वाले हिस्से में भी गर्म लगने लगेगी। जैसे जैसे रॉड गर्म होती जाएगी आपको अपने हाथ के पास भी गर्म लगने लगेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उस लोहे की रॉड को छोड़ दोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। बट वहीं आप देखते हैं घर पे जो पैन यूज़ करते हैं, हम तवा यूज़ करते हैं, कुकर यूज़ करते हैं, वो कितना गर्म होता है। बट उसका हैंडल जो होता है वो होता है एबोनाइट का, प्लास्टिक का या बेकेलाइट का, ओके, या मेलामाइन का। तो ये सब केमिकल का वो बना होता है उसका हैंडल, जिससे हीट जो है
वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, जो गर्मी है वो आपके हाथ तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, क्योंकि बीच में बैड कंडक्टर लगा होता है हीट का, ठीक है। बट लोहे के केस में क्या होता है, कोई भी इंसुलेटर वहाँ पर नहीं लगा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी है जो हीट को आप तक पहुँचने से रोके, तो उसमें हीट आसानी से ट्रेवल कर जाती है। वहीं आप अगर किसी लकड़ी को गर्म करोगे, लकड़ी का अगला हिस्सा जलने लगेगा, बट आपके हाथ दूसरे सिरे पर उस पर कोई भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। उसका एक सिरा तो जल रहा होगा लेकिन दूसरे सिरे में कोई भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। ओके, किसी भी तरह का टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं महसूस होगा। बट अगर आप किसी रॉड का एक एंड गर्म करते हो तो दूसरा एंड आपको अपने आप ही गर्म मालूम होने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट जो है वो आयरन में, वो मेटल्स में ट्रांसफ़र होती है एक एंड से दूसरे एंड पर। यहाँ पर देखिए, ये ईंट है, ईंट के बीच में एक लोहे का स्केल या रॉड टाइप का फंसा हुआ है, उसमें मोम चिपके हुए हैं। मोम मतलब वैक्स, मोमबत्ती का जो वैक्स होता है वो चिपका हुआ है। फिर मोमबत्ती से एक एक हिस्से को गर्म किया जा रहा है, जो देखिए थोड़ा थोड़ा रेड भी दिख रहा होगा आपको। तो उस हिस्से को मोमबत्ती से गर्म किया जा रहा है। जब उस हिस्से को गर्म किया जा रहा है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो वैक्स है, मोम है, वो पिघल कर गिरती जाएगी। ये जो मोम है ये पिघल कर गिरती जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट की बात है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब कैसे बिजली जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक एंड से दूसरे एंड पर, ठीक है। तो ये है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ओके। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। हीट के ट्रांसफ़र को एक सिरे से दूसरे सिरे पर बोलते हैं कंडक्शन। जब हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है तो उसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। जैसे लोहे में एक सिरे से दूसरे सिरे पर गर्मी ट्रांसफ़र हो गई, उसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर लोहा नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होना कहलाता है कंडक्शन, ठीक है। सॉलिड्स यानी जो मेटल होते हैं, जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उसमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कंडक्शन प्रोसेस से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे सॉलिड्स जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, गर्मी और बिजली को पास कर देते हैं, जैसे लोहा। लोहे से करंट लगता है हमें, अगर लोहे को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट में अगर हम डालेंगे या फिर अगर हम लोहे को गर्म करेंगे तो हमें वो गर्म लगेगा। तो इसका मतलब जो आयरन है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जो मटेरियल होते हैं, जो मेटल होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारे बिजली और गर्मी के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, ठीक है। और जो लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनका एक एंड आप गर्म करेंगे तो दूसरा एंड इनका जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोसेस है कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, कन्वेक्शन का मतलब होता है लिक्विड में हीट का ट्रांसफ़र होना, गर्मी का किसी लिक्विड में ट्रांसफ़र होना कहलाता है कन्वेक्शन। सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, घर पे आप जब पानी उबालते हो तो पतीला जो जिस पे आप, अगर आपने तपेली ली है तो तपेली पे अगर आप पानी रखते हो तो पहले पानी नीचे से धीरे धीरे गर्म होना चालू होता है। तो क्या होता है, नीचे का पानी गर्म हो जाता है, नीचे का पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है, और वो गर्म पानी ऊपर आ जाता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे जाता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। जब तक पूरा ठंडा पानी गर्म पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन की मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आपको पढ़ के बताऊं, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम्स गेट्स हॉट। जब पानी को गर्म किया जाता है तो जो
जो पानी सबसे नीचे प्रेजेंट होता है बर्तन में, जिसके सबसे पास में आग होती है, ओके, जैसे ही आपने आग जलाई तो पानी जो बर्तन में जस्ट पास में मौजूद है तो वो गर्म होता है, और गर्म पानी हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ठंडा पानी उस गर्म पानी की जगह ले लेता है, फिर वो ठंडा पानी भी गर्म होता है, फिर वो ऊपर जाता है और ठंडा पानी आता है। तो धीरे धीरे सारा का सारा ठंडा पानी किस में कन्वर्ट होने लगता है, गर्म पानी में, ओके। हॉट वाटर राइजेज अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। तो हीट के सोर्स की तरफ ठंडा पानी जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट, ये जो पानी है ये धीरे धीरे गर्म होता है और ऊपर की तरफ उठता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और जो अगल बगल से पानी है वो नीचे जाता है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहता है जब तक पूरा पानी जो है वो हीट नहीं हो जाता, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट के प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। एयर में भी कन्वेक्शन होता है, मैं आपको बताऊं। ये देखिए, जैसे ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर आप हाथ रखेंगे तो आपको बहुत गर्म लगेगा, लेकिन साइड पे आप हाथ रखेंगे तो आपको उतना गर्म नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मोमबत्ती के ऊपर की हवा है, तो जो मोमबत्ती जल रही है तो उस आग, उस लपट, उस लौ के ऊपर जो हवा मौजूद है वो हवा गर्म हो रही, और गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो मोमबत्ती के काफ़ी ऊपर तक गर्म हवा मौजूद है। वही गर्म हवा हमारे हाथ में ऊपर, जो हमने हाथ रखा हुआ है यहाँ डायग्राम में, उसमें टकराएगी और हमें वहाँ पर गर्मी फील होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, ओके। चलिए अब हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की बात करते हैं। अब देखिए, जो लोग समुद्र के किनारों में रहते हैं, मतलब बीचेस वगैरह के आसपास रहते हैं, या ऐसी जगह रहते हैं जिसके आसपास समुद्र हो, ओशियन हो, तो उन लोगों को एक चीज़ देखने मिलती है कि दिन में एक हवा चलती है, ओके, और रात में भी हवा चलती है, लेकिन ये दोनों हवाओं की दिशा अलग अलग होती है। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। दिन में क्या होता है, समुद्र की तरफ से हवा आती है, कहाँ, लैंड की तरफ। मतलब जो सी है, सी से हवा कहाँ आएगी, बीच की तरफ आएगी। अगर आप बीचेस में हैं कहीं पर, अगर आप गोवा जाएंगे तो जिस तरफ समुद्र होगा वहाँ से हवा आपको दिन में आएगी, किधर, बीच की तरफ, ओके। बट रात में क्या होता है, हवा जाती है बीच से समुद्र की तरफ। बीचेस से हवा कहाँ जाती है, समुद्र की तरफ। तो दिन में जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, ठीक है। दिन में जो हवा चलती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज, और रात में जो हवा चलती है उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि दिन में हवा कहाँ से कहाँ चलती है, सी से लैंड में, और रात में जस्ट उल्टा होता है, हवा कहाँ से कहाँ चलती है, लैंड से सी में, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। क्या होता है, ये हवा चलती क्यों है। देखिए क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है दिन में, तो जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो पानी से ज़्यादा गर्म हो जाती है। जो ज़मीन है, ऑब्वियस सी बात है, पानी से ज़्यादा गर्म होगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़मीन होती है सॉलिड, और सॉलिड जो है वो वाटर से, यानी लिक्विड से जल्दी गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो पास पास में होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, आप किसी बर्तन को छत पर रख दो धूप में, ओके, और वहीं पर किसी मिट्टी के बर्तन में आप पानी को रख दो, दोनों को 1 घंटे के लिए छोड़ दो। आप उस बर्तन को टच करो, आपको बहुत गर्म लगेगा। वो पानी जबकि उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा जितना बर्तन गर्म है। तो उससे क्या पता चलता है हमें, उससे हमें ये पता चलता है कि जो सॉलिड हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो जो लैंड है, जो धरती है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होकर कहाँ जाती है, उड़ जाती है। जैसे हमने देखा था, पानी को गर्म करने पर पानी कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ। मोमबत्ती को जलाने पर मोमबत्ती की हवा कहाँ जा रही थी, मोमबत्ती के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उसी तरह जो हवा होती है लैंड के ऊपर की, जो लैंड गर्म हो रहा है, वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। तो अब आसपास के एरिया से जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, वो आती हैं किस तरफ, जहाँ से वो गर्म हवा ऊपर गई। क्योंकि गर्म हवा जैसे ही ऊपर जाती है वहाँ पर एक खाली एरिया क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर हवा मौजूद ही नहीं होती। तो आसपास के एरिया से जो ठंडी हवाएं वो बहुत तेज़ी से किस तरफ आती हैं,
गर्म हवा जहाँ से ऊपर गई है वहाँ पर, जो एरिया खाली हो गया है वहाँ पर। ओके, तो इसी को बोलते हैं, ये हवाएं कहाँ से आती हैं, ये ठंडी हवाएं समुद्र के ऊपर से। तो इसी को बोलते हैं क्या, सी ब्रीज। ओके, और रात में क्या होता है, पानी जो है वो लेट ठंडा होता है। पानी गर्म तो लेट होता है लेकिन ठंडा भी लेट होता है। लैंड गर्म तो जल्दी होता है, ज़मीन गर्म तो जल्दी होती है लेकिन ठंडी भी जल्दी होती है। ठीक है, तो लैंड के मुकाबले पानी ज़्यादा गर्म होता है रात में। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पानी के ऊपर की जो हवा है वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो कर के हल्की सी ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो लैंड से जो ठंडी हवा है वो किस तरफ जाती है, वाटर की तरफ या समुद्र की तरफ। तो उसको बोलते हैं क्या, लैंड ब्रीज। तो आई होप आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्लियर हुआ होगा क्या होता है। ओके, यहाँ पर देखिए दिन में समुद्र से एरो दिख रहा होगा आपको, बीच की तरफ आ रही है हवा। ठीक है, यानी घर की तरफ आ रही है हवा। यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं, ये दिन के टाइम पे हो रहा है, इसको बोलते हैं सी ब्रीज, क्योंकि ये कहाँ से आ रही, सी से, समुद्र से। और रात में जो हवा है वो लैंड से जा रही सी की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज रात में। ओके, तो यहाँ पर ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बताया हुआ है। अब एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रेडिएशन। अभी तक हमने पढ़ा था कंडक्शन, फिर हमने पढ़ा कन्वेक्शन, और अब हम पढ़ रहे हैं रेडिएशन। ये तीनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है, जब सूरज की रोशनी, देखिए सूरज डायरेक्टली तो अर्थ पर आता नहीं है गर्मी देने, सूरज अपनी हीट भेजता है, अपनी रोशनी भेजता है, उसी रोशनी से हमारी धरती जो है वो गर्म होती है। ओके, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। जब डायरेक्ट कांटेक्ट के बिना हीट का या एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है रेडिएशन में। ठीक है, जो घर पर आप रूम हीटर से हीट लेते हो वो भी रेडिएशन का पार्ट है। ओके, क्योंकि गर्म वो होता है लेकिन आप तक उसकी गर्मी आती है, उसकी लपट आती है। ओके, तो आई होप आपको रेडिएशन जो है समझ में आया होगा। अब चलिए हम ये पढ़ लेते हैं कि किस तरह के कपड़े हमें ठंडी और गर्मियों में पहनने चाहिए। हालांकि आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ कि हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और जो कपड़ा स्वेट को एब्जॉर्ब करता है तो वो गर्मी में पहनने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऐसा इसका कारण क्या है, क्योंकि स्वेट को एब्जॉर्ब करके, स्वेट क्या है, इज़ द फॉर्म ऑफ वाटर। अब उस वाटर को वो कपड़ा एब्जॉर्ब करके उसी वाटर को कहाँ भेज देता है, एनवायरनमेंट में। ठीक है, बाकी के जो कपड़े होते हैं जैसे पॉलीस्टर हो गया या कोई एक्राइलिक हो गया, तो ये सब कपड़े पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वो पानी हमारे शरीर के ऊपर बना रहता है। ठीक है, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ब्लैक चीज़ होगी, जैसे यहाँ पर दो बर्तन दिख रहे होंगे आपको, एक तपेली दिख रही होगी ब्लैक कलर की और दूसरी दिख रही होगी सिल्वर कलर की। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर वाली तपेली है, जो ब्लैक कलर वाली जो बर्तन है, उसमें जो पानी भरा हुआ है, दोनों में पानी भरा हुआ है, तो ब्लैक कलर वाली, दोनों को आप 1 घंटे छत पे रख दीजिए, दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में। ओके, 1 घंटे के लिए दोनों को रख दीजिए। आप जब लौट कर दोनों का पानी चेक करेंगे तो जो ब्लैक वाली तपेली है उसका पानी ज़्यादा गर्म रहेगा, क्योंकि ब्लैक जो है वो सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने वाला कलर है। इसलिए आप ब्लैक पहनकर गर्मी में धूप में निकल जाओ, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। उसका रीज़न यही है कि ब्लैक हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब सर्दियों में या ठंडियों में हमें वुलन कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि जो वुल होता है, जो ऊन होता है, वो अपने अंदर गर्म हवा को ट्रैप कर लेता है। जो हमारे शरीर से जो गर्मी निकलती है उसको वो रोक लेता है, ट्रैप कर लेता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता, और हमारे शरीर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे हमें वार्म फील होता है, हमें ठंडी में भी गर्म फील होता है। ठीक है, इसीलिए स्वेटर वगैरह हमें पहनाए जाते हैं, या फिर हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं ताकि हमारे शरीर की गर्मी बाहर ना निकल सके। ओके, तो ये इसीलिए वुलन क्लोथ्स हमें सर्दियों में वार्म रखते हैं। तो गाइज़ ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर में जो चीज़ें मैंने पढ़ाई आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
ओके। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा बुक के बीच से। तो आपको बुक को दो से तीन बार रीड करना है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो साइंस की है उसको 2 से 3 बार आपको रीड करते रहना है। ओके, ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सके। ओके, तो इसलिए मैं ये अभी से बता दे रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स। जो भी डाउट हो आप लोग क्लास में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।